नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं अभी जो प्रेजेंटली एक बहुत ही बड़ा इशू है एग्रीकल्चर का और फार्मर्स का। तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमी को लेकर जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। सबको पता है इकोनॉमी की क्या हालत है, जीडीपी कहाँ जा रहा है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। और एक्ट ऑफ गॉड कहने वाली जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर कहलाने का कोई हक नहीं है वगैरह वगैरह। तो प्रॉब्लम कहाँ है, अपन यहाँ से बात करते हैं। प्रॉब्लम है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। हमेशा से वी आर सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। ठीक है, अब बात आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि भैया हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना है, मैन्युफैक्चरर बनना है, बला फलाना ठिकाना। अबे हम हैं भाई, हैं हम, समझे। ठीक है, कमी कहाँ है कि जिस चीज़ के आप प्रोड्यूसर हो, जिस चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस चीज़ पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। उस चीज़ पर आप बस सब्सिडाइज करने के चक्कर में उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करते जा रहे हो, डोमिनेट करते जा रहे हो दूसरी चीज़ों के साथ। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के। अब कैपिटलिज्म तो भैया यूएस जैसा है, सोशलिज्म आपका रशिया जैसा है। ठीक है, और इंडिया क्या है, इंडिया ना तो कैपिटलिज्म के साथ जा रहा है ना सोशलिज्म के साथ जा रहा है, इंडिया जा रहा है दोनों के साथ, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। बट बात आ रही है कि आप जो कैपिटलिज्म की बात कर रहे हो, जब आप कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हो तो आप उस कैपिटलिज्म का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप हमेशा से अगर एग्रीकल्चर में आप अच्छा करते आ रहे थे तो आपको कोशिश करनी थी कि आप इस कैपिटलिज्म और एग्रीकल्चर को एक साथ जोड़ो। बट नहीं, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो कि आप बाकी के जो बिजनेसेस हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े नहीं हैं, आप उनको इसके साथ जोड़ रहे हो। अब हो क्या रहा है, हमने पहले भी किसी वीडियो में, आपको याद होगा, बात करी थी, मैं उसका लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि अभी एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज़ वर्स दैट, इतनी वर्स हालत है कि अभी फार्मर्स लोग फार्मिंग कम करते जा रहे हैं। मतलब फार्मिंग का जो क्रेज़ रहा था, जो इसकी तरफ लोगों का झुकाव रहा था, ये कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो लैंड है, जो मतलब प्रोडक्टिविटी है, वो आपकी ख़त्म होती जा रही है। आपकी जितने भी, जिस पर हमने पर कैपिटा इनकम की बात करी थी, पर कैपिटा प्रोडक्शन की बात करी थी, जिसमें हमने ये बात करी थी कि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में ये आती है कि हम स्टोरेज नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हमने इन सब चीज़ों पर बात करी थी उस वीडियो में। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। आपके जो कैपिटलिज्म को जो आप प्रमोट कर रहे थे कि भाई यहाँ से हमने एफडीआई लिया, यहाँ से हम एफडीआई लिया, यहाँ से हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एग्रीकल्चर जो 60-70% एम्प्लॉयमेंट रेज कर सकता था, उसको तो आपने गिरा के 40% कर दिया। तो ऐसे में बाकी के जो सेक्टर्स हैं जो एक बार को एम्प्लॉयमेंट दे भी दें, बट सस्टेन कहाँ कर पाएंगे वो, आप सोचो। क्यों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वर्ल्ड में और इंडिया में है वो है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ही नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया स्किल लेवल नहीं है यहाँ पे। स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए आपको 5-6 नहीं 10-12 साल देने पड़ेंगे। अब क्या वो 10-12 साल में अगर आप उन चीज़ों की जगह बाकी की चीज़ों पे ध्यान दोगे तो और आप पीछे चले जाओगे। तो ये 10-12 साल बढ़ते हो सकता है 25 साल बन जाए, तो तब आप क्या करोगे। तो बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम हमें समझ आ गई कि क्या है। ठीक है, अब ऐसे में जिस तरीके के बिल आ जाते हैं, ये आपने देखे किसान बिल, ये जो 3 आए हैं, अब इन 3 बिलों से किसानों का विरोध करने का, किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी है भाई विरोध करने की। उनके पास क्या काम, उनके पास टाइम नहीं है क्या? मतलब उनके पास उनका जो टाइम है वो वेस्टेज का टाइम थोड़ी है। मतलब वो लोग इतना प्रोडक्शन करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है उस बिल में, सबका कहना है कि एमएसपी नहीं मिलेगा। अब सरकार कह रही है एमएसपी मिलेगा, तो सबसे पहले भैया एक सच ये जान लीजिए कि 130 करोड़ के जनता वाले देश के अंदर सिर्फ 6% किसानों को मिलता है आपका ये क्या नाम है, एमएसपी। ठीक है, इसमें भी पंजाब और हरियाणा वाले लोग ज़्यादातर हैं, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी किसानों को ज़्यादा मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एमएसपी कभी मिला ही नहीं। ठीक है, अभी ये एमएसपी भी जो है ना, अगर किसी चीज़ का एमएसपी 1800 रुपये है तो ये उनको 1200 रुपये मिलता है। अगर किसी चीज़ का एमएसपी 600 रुपये है तो उनको 400-300 रुपये मिलता है। ठीक है, अब अगर ये एमएसपी चला जाता है, या फिर इस एमएसपी की, या फिर ये जो आउट ऑफ द मार्केट यानी कि जो मंडी से बाहर बेचने की जो बात है, अगर ये पॉसिबल हो जाती है, ये अलाउ हो जाता है, तो होगा क्या कि जो अभी तक जो सिस्टम रहा है कि भैया मंडी के अंदर जो बिजनेसेस हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, जो उनकी मोनोपोली रहती है। अब मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों की इंडस्ट्री है, उनकी छोटा सा स्केल है। ठीक है, यहाँ पे 10 किसान हैं, तो इन 100 लोगों ने नक्की किया कि भाई किसी भी किसान को 300 रुपये से फालतू देना ही नहीं है। तो अब ये 10 किसान जिनको एमएसपी 600 रुपये मिलना चाहिए था, इन लोगों के लिए कंडीशन आ गई कि जब कोई 300 रुपये से ज़्यादा देगा ही नहीं तो भैया निकालो 300 रुपये में। लेकिन अब आपने क्या कर दिया कि ये 300 रुपये में तो ये निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब एमएसपी तो आपने वैसे ही घटा दिया, उस पर तो अभी कभी आपने ध्यान दिया नहीं, उसके तो आपके रिफॉर्म्स कभी आए नहीं।
बाकी के ये जो 300 रुपये थे अब ये और घटते चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये 100 लोग थे लेने वाले। अब अगर ये मार्केट बढ़ जाती है, ये पूरा मतलब ये जो स्केल है, ये जो लोकेशन है, ये जो पूरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लोगों का, ऑडियंस का बढ़ जाता है, तो ये 100 लोग जुड़ते जुड़ते 300 हो जाएंगे। तो ये जो अब ये 300 लोग जब इनसे सामान लेना चाहेंगे तो ये जो 300 रुपये का दाम है ये गिरते गिरते 200 या फिर शायद 100 रुपये आ जाएगा। तो बेसिकली कंसीक्वेंस क्या होने वाला है कि वो जो प्रोडक्शन थी 600 रुपये की, जो 300 रुपये में बिक रही थी, हो सकता है कि अब वो 100 रुपये में बिके। तो इस तरीके से उसका नुकसान तो बढ़ता चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि क्या कर सकते थे आप। अभी चलो एक और इसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसान कहीं पे भी बेच सकता है, ठीक है। अभी आप लगा लो कि चलो हम उनकी बात करते हैं जिन 6% लोगों को MSP मिल रहा है, ठीक है। मान लो 600 रुपये की, उस पर उनको 500 रुपये MSP मिल रहा है, ठीक है। अब उनकी प्रोडक्शन पूरी 2-3 ट्रक मान लेते हैं, चलो 100 किलो प्रोडक्शन है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 100 किलो प्रोडक्शन उसने बोला कि भाई पंजाब में नहीं बिक रहा है ज़्यादा, तो एक काम करता है कलकत्ता चलते हैं बेचने के लिए। अब उन्होंने ट्रक भर के पूरा लेके गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अगर 100 इतनी फसल है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने के बाद उसको कुछ बचेगा नहीं। और उसके बाद फिर मान लो वो ले भी जाता है, बेच भी देता है, तो उसमें स्टोरेज का इशू तो आएगा ना, वहाँ पर लेके जाएगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मतलब सस्टेन कर पाती हैं टाइम के साथ, जैसे वही हमने स्टोरेज की बात करी थी इंडिया में। तो आप ऐसे कैसे गारंटी दे सकते हैं कि उसको ये फ़ायदा है उसके लिए, जबकि ये सेम मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो होता आया है। और आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज़ की, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनकी हालत ये है कि इनके किसान की भी हालत इंडिया जैसी ही हो रही है। बट बात क्या है, क्योंकि कैपिटलिज्म इतना है, क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है उसके पास ना तो इंडिया की बात करने का टाइम है, ना उसके पास ज़रूरत की बात करने का टाइम है। वो गरीबों की छोड़ के, काम की बात छोड़ के, वो ये ड्रग्स और ये अफीम खाने बाने, गांजेड़ी बनने में लग गया है। तो हमें इस बारे में पता तो चल ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से हो क्या रहा है कि ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, ऐसी चीज़ें एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट को पूरी तरह से और ख़त्म कर सकती है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया सही में कुछ ऐसा करे कि वो चाइना और मतलब इन कंट्रीज के साथ खड़ा हो सके, सबसे पहला कैपिटलिज्म और एग्रीकल्चर को जोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे करना पड़ेगा कि देखिए, आप आज की डेट में जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग, उनको आप टेक्नोलॉजी सिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सिखाने जाएंगे तो वो भी भूल जाएंगे जो वो कर रहे हैं। बट आप उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप्स की हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ ना आकर आप इनके साथ जुड़ो। आप जिन लोग जो कैपिटलिज्म फैलाने वाले लीडर्स हैं, या फिर जैसे अंबानी भाई, अडानी भाई, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो फ्री में, जिनके साथ आपने कोल माइंस का ठेका दे दिया, जिनको उनसे बोलते हैं कि चलो कोल माइंस का ठेका ले लो, पर इसके बदले में तुम्हें इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर मतलब इस लैंड के ऊपर काम करने वाले किसानों का, या फिर इसके जो ओनर हैं इन किसानों को तुम्हें पूरी तरह से सुपरवाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। और इस चीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़ के इनकी फसल को तुम्हें बाहर बेचना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया, मैंने जैसे बात करी कि अभी आप गूगल कर लेना कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, बस इतना सा गूगल करना, आपको लिस्ट मिल जाएगी जितनी भी एग्रीकल्चर क्वांटिटीज़ हैं। और इंडिया है वाकई में उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जिस टाइम हम बात करते हैं कि हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना है, अभी हमने PPE किट बना दी, भैया ये तो बहुत मतलब ये सरकार पागल हो गई कि हाँ हमने एक्सपोर्ट कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन हम तो शुरू से इतनी चीज़ एक्सपोर्ट करते आ रहे थे, उस पर तो कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और अब एग्रीकल्चर अगर आप कम करते चले जाओगे तो वो वाला प्रोडक्शन तो ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। फिर जब आप इंडिया की डिमांड नहीं मेट कर पाओगे तो बाहर की डिमांड तो आप छोड़ दो फिर उस केस में। तो एक इशू तो ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही बात है कि सबसे पहले जितने भी हमारे स्टार्टअप्स थे जिनकी हम बात करते हैं, जैसे ग्रोफर्स है वगैरह, भाई जितने भी ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे इनको लोकली भी आना होगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनना ही बनना है, बट अगर आप छोटे छोटे लेवल पर भी उनके लैंड से उठा के सामान को, उनको ये थर्ड पार्टी मतलब ये जो बिचौलिए का खेल है इसको ख़त्म कर सको, और इसके साथ मतलब आप इनको सेल प्रोवाइड करा सको, इनको मार्केटिंग करके दे सको इनकी फसल की, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में आधे से ज़्यादा एग्रीकल्चरल जो मतलब लैंड है या फिर जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, उनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस लेवल की समझ नहीं है। तो अपने को इस गैप को ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। कैपिटलिज्म, टेक्नोलॉजी और फार्मिंग, इन तीनों को जोड़ने के लिए आपको अलग अलग लोग चाहिए। आप एक ही बंदे से सब कुछ नहीं करा सकते। अब इसके बाद ये जो सब्सिडी की बात करते हैं, गवर्नमेंट को, भैया मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को सारी सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए लोन पे। सीधी सी बात है, उनको क्या करो, MSP को बढ़ाओ 2 या 3 गुना, क्योंकि MSP अगर आपका पूरा होगा और ये जो 6% लोग हैं इनकी जगह पूरे ऐसे स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स निकलें कि पूरे इंडिया के 130 करोड़ लोगों में जितने भी किसान हैं उन सबको वो MSP मिले, और वो MSP की वैल्यू इतनी हो कि उन्हें सब्सिडी की ज़रूरत तो वैसे भी कभी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा भी दोगे, उस तरीके से आप, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप हो,
बस गड़बड़ ये है कि आपका प्रोडक्शन पे आप इतना ध्यान देते नहीं हो एग्रीकल्चर पे, जिस वजह से कभी आप मोनोपोली क्रिएट कर नहीं सकते। जबकि एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक ऐसा आइटम है, सबको पता है कि सर्वाइवल के लिए इंसान को, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे जाए कुछ भी जाए, बट खाना तो जरूरी है ही है, और वो आप प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हो। तो अगर आप ताकत रखते हो तो मोनोपोली क्रिएट करने में आपको दिक्कत इतनी आनी ही नहीं चाहिए थी। जबकि इस चीज़ पर पूरे देश में अभी तक कभी से सरकारें चलती आ रही हैं, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। कभी आपने रेवोल्यूशन क्रिएट कर लिए, वाइट ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बट आपने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी ही नहीं। तो हमें अभी बेसिकली करना ये पड़ेगा कि हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करके लाना पड़ेगा। और ये जो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, ये जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं, ये जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जो स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, इसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़ना ही पड़ेगा और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। जबकि अभी कंडीशन ये है कि फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है, जिस पे भी हम बात कर चुके हैं, और इस चीज़ को हमें वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। बाय बाय जनता लोग।